जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा में मात्र अब 1 महीने का समय बचा हुआ है और अगर आप लोग इस बार मध्य निषेध सिपाही में जाना चाहते हैं तो ये आपके पास आखिरी चांस है, इसलिए बिल्कुल भी समय को बर्बाद ना करें और अभी लगातार 1 महीने तक जितना हो सके अधिक से अधिक क्वेश्चंस का क्यूज लगाइए, जिससे आपका डाउट क्लियर होगा और आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 6 चलेगा, जिसमें जीके जीएस के लगभग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति, यहाँ पे संघीय होगा, इसके अध्यक्ष कौन थे? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दोस्तों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। आप लोगों को आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, तो सभी स्टूडेंट को आंसर करना है। चलिए आंसर बताएंगे। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने ही 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था। तो जरूर ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है कि प्रस्तावना को किसने पेश किया था संविधान सभा के सामने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर BR अम्बेडकर की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा प्रश्न है, लेजर का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब है थियोडोर H मेनन ने। याद रखेंगे, इन्होंने लेजर का आविष्कार किया था। तीसरा प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, फटाफट से आंसर कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? तो यहाँ पे जो भी बच्चे बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। प्रत्यावर्ती धारा में सिर्फ धारा की दिशा बदलती है। तो बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, भारत का सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? अब देखिए, यहाँ से 3 प्रश्न और बताते हैं, तीनों ध्यान रखना है। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है, सबसे शुद्ध सोना का सिक्का किसने चलाया था? तो याद रखिएगा, कुषाणों ने। यहाँ पे लिखते जाते हैं। पहला प्रश्न बना, कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोना का सिक्का चलाया था। दूसरा प्रश्न बनता है कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो गुप्त ने, यानी गुप्तों ने। याद रखेंगे, तो अगर शुद्ध पूछे कुषाण और सबसे अधिक पूछे गुप्त। और भारत का सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो याद रखिएगा, भारतीय यूनानी। यहाँ पे बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है, ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, उनको क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। ये क्लास डेली रात 8 बजे, याद रखना है, लाइव चैट में आपको मिलेगा। तो टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें और डेली क्लास को अटेंड करें। तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो भी बच्चे नागपुर बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, नागपुर में स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, नर्मदा नदी ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। और इसी नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध और है धुआंधार जलप्रपात। तो जितने भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं,
सभी को ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनता है और आपका रिवीजन भी होता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? अमरकंटक। जो भी बच्चे ए दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है अमरकंटक। मलेरिया प्रभावित करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। मलेरिया प्रभावित करता है। तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। मलेरिया स्प्लिन को प्रभावित करता है। स्प्लिन को ही तिल्ली बोला जाता है। तो कभी कभी ऑप्शन में आपको तिल्ली देगा, तो दोनों याद रखना है, स्प्लिन या तिल्ली एक ही बात है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और जितने भी प्रश्न आपके सही होते हैं आपको याद रखना है। सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन, केरल। जो भी बच्चे सी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब केरल की बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता केरल में ही है। लिंगानुपात वाला राज्य पूछे सर्वाधिक तो केरल है। केरल को गरम मसालों का राज्य कहा जाता है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिएगा। आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला प्रथम व्यक्ति। तो यहाँ पे जो भी बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, देविका रानी है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग मध्य निषेध सिपाही के लिए स्पेशल साइंस के प्रश्नों का क्यूज लगाना चाहते हैं तो इस क्लास के बाद 8:30 बजे अभी क्यूज होगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो यहाँ पे जो भी बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, और इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और संपत्ति के अधिकार को अब अनुच्छेद 300A में रखा गया है। इस तरह से अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन पहले कितने थे? 7 थे। अब देखिए, मौलिक अधिकार की बात करें तो इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है और भाग 3 में रखा गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार को बताया गया है। सभी फैक्ट को ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? चलिए आप सभी 12 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मजदूरों का संरक्षण। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब है वित्त आयोग। वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, ध्यान रखेंगे। अब देखिए, वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग को अनुच्छेद 280 में बताया गया है, ध्यान रखेंगे। और एक पूछा जाता है राज्य वित्त आयोग, दोनों याद रखना है। अगर वित्त आयोग पूछे तो अनुच्छेद 280 और राज्य वित्त आयोग पूछे
तो अनुच्छेद 243 का 1, दोनों आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जाता है, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। ध्यान रखेंगे, पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951 में। और अध्यक्ष कौन थे? केसी न्योगी। अब आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई है, यानी कि भारत में जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं किसमें निहित है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा? भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ये किसमें निहित है? तो केंद्र सरकार में निहित है। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। भारत के महान्यायवादी को कहा जाता है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है भाग 8 में। जो ये बच्चे बी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होता है? तो सही जवाब है पॉजिट्रॉन। याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क करके रखिए। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो इस प्रश्न को अभी याद कर लीजिए। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी, गैस में ठोस। धुआं जो है ये गैस में ठोस विलयन का उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाइए। किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था? तो यहाँ पे सही जवाब है 2007 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, सैम्पियन जनजाति पाई जाती है। चलिए आंसर कीजिए, सैम्पियन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। याद रखेंगे, निकोबार द्वीप समूह में सैम्पियन जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पहला वेद कौन सा है? चलिए किसके लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, पहला वेद कौन सा है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं वेद टोटल 4 है, जिसमें पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है और सबसे बाद वाला वेद है अथर्ववेद। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को और इस बैठक में अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। ध्यान रखेंगे, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस बैठक में अध्यक्ष बनाया गया था किसे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और ये बने थे अस्थायी अध्यक्ष। तो अगर आपसे सिर्फ पूछे कि इनमें से कौन
भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो यहाँ पे आंसर आपको देना होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थाई लगा दे क्वेश्चन में तो आपको आंसर क्या करना है? सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दक्षिण गंगोत्री क्या है? चलिए 24 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, याद रखिएगा अंटार्कटिका में। यहाँ पे सही कर लेंगे, अंटार्कटिका होगा। अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है दक्षिणी गंगोत्री। ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है, ध्यान रखें। सूनहर जोड़ती है, यहाँ पे इस तरह से है सूनहर, ये किसको जोड़ती है? फटाफट से आंसर कीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सूनहर सुपीरियर को यूरोन से जोड़ती है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया। तो 1978 में समाप्त किया गया था। कौन सा संशोधन था? तो 44वां संशोधन। और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 300A में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये क्या है? मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है, या फिर डी आर्थिक अधिकार है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन, ये क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है और इसे अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में बताया गया है। और किस भाग में रखा गया है? तो भाग 4 में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। देखिए भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल के बारे में बताया गया है। एक है 352, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है। 356, इसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। और एक है 360, इसमें वित्तीय आपात के बारे में बताया गया है। और किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान खत्म नहीं किया जा सकता है? तो ये है अनुच्छेद 20 और 21, ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? चलिए 29 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? तो याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। आगे देखिए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? चलिए 30 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों याद रखेंगे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, ध्यान रखेंगे। और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है, क्या है? तो गुरु शिखर, याद रखिएगा गुरु शिखर है। और हिमालय पर्वत श्रेणी ये नवीनतम है। और हिमालय जो है ये वलित पर्वत के उदाहरण है। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन, मध्य निषेध सिपाही सभी में पूछा गया है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक है दास कैपिटल और एक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दोनों पुस्तक कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन। हर साल
रामनाथ गोयन का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार था? यानी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये किसके मॉडल पर आधारित था, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, बी ऑप्शन में है सी.डी. देशमुख। ये कौन थे, इनके बारे में जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख, लेकिन आरबीआई के पहले गवर्नर पूछे तो ऑसबॉर्न स्मिथ, भारतीय गवर्नर पूछे तो सी.डी. देशमुख। अभी वर्तमान में कौन है? तो 25वें नंबर के हैं शक्तिकांत दास। यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका वास्तुकार कौन था? सही जवाब है पीसी महालनोबिस। सी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1956 से 61। पुरातात्विक स्थल रानी की वाव निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? चलिए 34 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। पुरातात्विक स्थल है रानी की वाव। और ये भी कभी कभी पूछा जाता है, रानी की वाव जो है ये नोट पर, किस नोट पर छपा हुआ है? जो नया नोट है, तो आंसर क्या होगा याद रखिएगा। सही जवाब है गुजरात में स्थित है रानी की वाव। और किस नोट पर मिलेगा आपको? तो ये 100 रुपये के नए नोट पर। आप लोग कमेंट करके बताइए 200 रुपये के जो नए नोट है इस पर किसकी आकृति है? किसी ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। किसी ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी दोनों पूछा जाता है। अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, और न्यूनतम दूरी को बोला जाता है उपसौर। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? चलिए आप सभी 36 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, हिंदी व्याकरण के लिए आपको कोई अलग से दूसरी क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। इसी क्लास में हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को भी कराया जाएगा। तो गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 36 का याद रखिएगा। सही जवाब है बक्सर। स्टार्टअप इंडिया पहल वर्ष में शुरू की गई थी? यानी कि स्टार्टअप इंडिया पहल जो है किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा, 2015 में। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? और दोस्तों आप सभी को सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए ए और बी ऑप्शन दोनों एक ही है। अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, पूरा लाइन एक ही है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, ये वैश्वीकरण का मतलब है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? यहाँ पे नहीं कर लेंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन में 3 ऐसे ऑप्शन है जहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पे नहीं कर लेंगे। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उड़ीसा नहीं आता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। यहाँ पे लागू पूछा गया है, लेकिन टाइपिंग यहाँ पे एरर है ऑप्शन में। लागू हुआ था 2010 में, और अधिनियम जो था ये 2009 का अधिनियम था। तो यहाँ पे फिलहाल आंसर कीजिए 2009, लेकिन आपको ध्यान रखना है कब लागू हुआ था, तो 2010 से।
ऑप्शन में नहीं है तो सही कर लेंगे, 2010 होगा आंसर। और एक्ट जो था 2009 का था, 9 में आया था। किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? चलिए आंसर कीजिए, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया जनवरी 2004 में। बहुउद्देश्य नदी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर है, किस नेता द्वारा यह तुलना की गई? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना जो है आधुनिक भारत के मंदिर है, किसने कहा था? तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर दिए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से किसे दिया गया है? यानी भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या? याद रखिएगा, सही जवाब है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे। साइलेंट वैली पूछे तो केरल। हैदराबाद ध्यान रखना है, ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? चलिए 45 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में है रामेश्वरम। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? देखिए सार्क की स्थापना होती है 1985 में। इसका हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में और इसमें टोटल सदस्य देश है 8, जिसमें नहीं आता है म्यांमार। बाकी अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान ये सभी है। पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। पोखरण द्वितीय का परीक्षण कब किया गया था? तो यहाँ पे सही जवाब है 11 मई 1998 को किया गया था। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? चलिए आंसर कीजिए। देखिए राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? दंती दुर्ग ने। किसने किया था? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा कर्नाटक। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो दोस्तों किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है देशांतर रेखा। याद रखेंगे। आखिरी प्रश्न है और ये टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। मलेरिया किसको प्रभावित करता है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को अधिक से अधिक जरूर शेयर करें।